हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लीगल वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हमारा एविडेंस का वीडियो लेक्चर सीरीज। इसके पिछली वीडियो में एविडेंस का चैप्टर 1 कवर कर लिया था, जिसमें कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक का पूरा टॉपिक कवर होता है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। आप दोनों में से कहीं भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है चैप्टर 2 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। चैप्टर 2 जो है वो सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक दिया हुआ है और इसमें रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट और फैक्ट एंड इशू के बारे में बताया गया है कि बेसिकली किस तरह से फैक्ट्स जो होते हैं वो रिलेवेंट होते हैं और फैक्ट एंड इशू क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 5, जो कि कहता है एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स। मतलब फैक्ट एंड इशू, सबसे पहले तो फैक्ट एंड इशू क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। फैक्ट एंड इशू पिछली वीडियो में बता चुके हैं, बट मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि ये वर्ड बार बार आएगा। फैक्ट एंड इशू मतलब वो फैक्ट या वो चीज जिसके ऊपर वो पूरा जो केस है वो चल रहा है। मतलब जैसे कि ए ने बी को हॉकी स्टिक से मार दी, तो इसमें फैक्ट एंड इशू क्या हुआ कि ए ने बी को मारा है या ए ने बी को क्या किया या फिर ए ने बी का अगर मर्डर किया है, तो इसमें फैक्ट एंड इशू क्या है, मर्डर। इस पूरे सिनेरियो में फैक्ट एंड इशू है। तो जो भी चीज जिसके ऊपर वो केस चल रहा है, जो पर्टिकुलर चीज है, उसे फैक्ट एंड इशू कहते हैं। तो सेक्शन 5 क्या कहता है, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट। मतलब एविडेंस फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट्स के लिए दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग फॉर द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट एंड इशू एंड सच अदर फैक्ट्स एज हियर एंड आफ्टर डिक्लेयर टू बी रिलेवेंट एंड ऑफ नो अदर्स। मतलब कोई भी एविडेंस किसी भी सूट में या किसी प्रोसीडिंग में तब दिया जाएगा जब किसी फैक्ट को रिलेवेंट या नॉन रिलेवेंट साबित करना हो। हमारा एक पर्टिकुलर फैक्ट है या फैक्ट एंड इशू है। फैक्ट एंड इशू मान लीजिए हमारा है कि ए ने बी का मर्डर किया है, या हमारा फैक्ट एंड इशू है। या फिर हमारा कोई फैक्ट है कि जो कि इससे कुछ रिलेशन रखता है कि कहीं कुछ चोरी हुई थी, उसके साथ कुछ सर्कमस्टांसेस कुछ चीजें हुई है, तो हमारा एक फैक्ट है। तो इसको प्रूफ या डिसप्रूफ करने के लिए या फिर इसकी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए हमें कोई एक एविडेंस देना पड़ेगा। कैसा एविडेंस? मान लीजिए अगर ए ने बी की हत्या करी है और ये करते हुए उसे किसी ने देख लिया, या फिर ये करते हुए ऐसा करते हुए किसी सीसीटीवी कैमरे में या कहीं रिकॉर्ड हो गया, तो ये जो फैक्ट एंड इशू है ये उस एविडेंस से प्रूफ हो जाएगा कि ये जो पूरा चीजें हुई हैं ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड होगी। तो इस तरह से क्या सीसीटीवी का जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे लिए एविडेंस बन जाएगा और वो एविडेंस हमारे फैक्ट एंड इशू की एग्जिस्टेंस को प्रूफ करेगा कि असल में ऐसा कुछ हुआ है। या फिर कोई फैक्ट है जिसे होते हुए कई लोगों ने देखा है। मतलब मान लीजिए रास्ते में कोई किसी का एक्सीडेंट करके चला गया और इसे होते हुए कई सारे लोगों ने देखा है, उसमें से कोई विटनेस बनने के लिए तैयार है, तो वो भी एक तरह से हमारा विटनेस या एविडेंस नहीं विटनेस कहलाएगा। और वो क्या करेगा, वो हमारे फैक्ट को सच साबित करने में या हमारे फैक्ट एंड इशू को सच साबित करने में हमारी मदद करेगा और हमारे फैक्ट एंड इशू या फैक्ट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बताएगा कि ये जो फैक्ट है, जिस चीज के बारे में एक्चुअली दावा लगा है या ये जो चीज है ये असल में हुई भी थी कि नहीं हुई थी, या केवल कोई मनगढ़ंत कहानी हेर से है। ठीक है, तो सेक्शन 5 यही कहता है कि किसी भी फैक्ट या फैक्ट एंड इशू के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के लिए जब कोई एविडेंस दिया जाता है, या फिर किसी एक फैक्ट के दूसरे फैक्ट से रिलेवेंट होने के सिनेरियो में, या किसी एक फैक्ट का किसी दूसरे फैक्ट से रिलेशन शो करने के लिए अगर कोई एविडेंस दिया जाता है, तो उसे वो इस सेक्शन 5 के अंडर आता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 6 पर। हम आते हैं सेक्शन 6 पर, जो कि है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। इसका एक लैटिन टर्म भी जिसे कहते हैं रेस गेस्टे, मतलब थिंग्स डन, मतलब जो चीजें हुई हैं। रेस गेस्टे, RESGESTAE, रेस गेस्टे। ठीक, क्या कहता है? रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। मतलब कोई पहले हम बेरे की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। बेरे की लैंग्वेज कहता है फैक्ट which through not an issue are so connected with the fact and issue as to form part of the same transactions are relevant, whether they occurred at the same time and same place or different time and different place। मतलब कोई ऐसे फैक्ट हैं
जिनका फैक्ट एंड इशू से कोई संबंध या कोई लेना देना नहीं है। मतलब कोई ऐसा फैक्ट है जिसका फैक्ट एंड इशू से कोई लेना देना नहीं है, भले वो फैक्ट एंड इशू के साथ हुआ हो, जिस जगह पे वो फैक्ट एंड इशू हुआ है उस जगह पे हुआ हो या कहीं और हुआ हो, लेकिन वो किस तरह से फैक्ट एंड इशू से रिलेवेंट हो जाएगा, ये सेक्शन उस बारे में बताता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको समझाता हूं ये क्या कहता है। मान लीजिए जैसे हमारा एग्जाम्पल था कि ए ने बी का मर्डर किया है, तो इसमें ए ने जब बी का मर्डर किया उसके पहले उनके बीच में एक बहस हुई थी और ए ने बी को धमकाया कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, तू मेरा पैसा लौटा दे, या फिर मैं तुझे मार डालूंगा। उसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, या उनके बहस में मान लीजिए शब्द इस्तेमाल नहीं हुए लेकिन उनकी कुछ एक बहस हुई, तो वो बहस जो होगी जो कि मर्डर के जस्ट पहले हुई है या मर्डर से पहले कहीं हुई थी, या मान लीजिए ए और बी पार्टनर थे, इनकी ऑफिस में कभी किसी बात को लेकर बहस हुई थी जहां ए ने बी को धमकी दे दी थी मारने की, मर्डर कहीं और हुआ है और बहस ऑफिस में दी थी, तो ऐसे में भी वो जो बहस है वो भी एक फैक्ट कहलाएगा और वो फैक्ट एंड इशू से रिलेवेंट ना होते हुए भी उससे रिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो जो फैक्ट है क्या कि ए ने बी को धमकी दी, वो इस बात को साबित करता है कि ए ने ही क्या किया है, बी का मर्डर किया है। किस तरह साबित करता है देखो मैं आपको समझाता हूं। ए और बी है, ए ने बी को, दोनों पार्टनर्स हैं, ए ने बी को धमकी दी अपने ऑफिस में एक दिन पहले, मर्डर से एक दिन पहले, कि तू जो है ये काम कर वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा या तुझे मार दूंगा, इन शब्दों का इस्तेमाल किया। अगले दिन ये दोनों किसी एक फार्म हाउस में मिले और वहां ए ने बी की हत्या कर दी। पुलिस आती है, पहले दिन इनके बीच में जो ये पूरी कन्वर्सेशन हुई थी इसमें कोई तीसरा व्यक्ति भी था जिसने ये कन्वर्सेशन सुनी थी, ठीक। अब पुलिस आती है, ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचता है, वो जो तीसरा व्यक्ति था कोर्ट पहुंचता है और वो इस फैक्ट को वहां पुट इन करेगा कि सर एक दिन पहले, मर्डर से एक दिन पहले इन दोनों के बीच एक बहस हुई थी जिसमें ए ने बी को धमकी दी थी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या ए ने बी को धमकी दी थी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा या मार दूंगा, और अगले दिन सेम वही हुआ, फार्म हाउस पे ए और बी जहां अकेले थे वहां ए ने बी को मार दिया। तो ये जो फैक्ट है एक दिन पहले धमकी देने वाला, ये डायरेक्टली उस फैक्ट से यानी मर्डर से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस मर्डर वाले फैक्ट को या फैक्ट एंड इशू की एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है कि एक्चुअली बी ने ही ए को मारा है, क्योंकि ए ने ही बी को मारा है क्योंकि एक दिन पहले उसने उसे धमकी दी थी। तो ये सेक्शन बिल्कुल यही कहता है कि कोई ऐसे फैक्ट जो कि एक ही ट्रांजैक्शन में नहीं हुए हैं लेकिन वो एक ट्रांजैक्शन का पार्ट बनते हैं, वो एक ही दिन नहीं हुए हैं मान लीजिए, ना ही एक समय पे हुए हैं, कोई ऐसा फैक्ट जो फैक्ट एंड इशू से कोई रिलेशन नहीं रखता है, उसके सेम ट्रांजैक्शन में सेम टाइम में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो फैक्ट एंड इशू से रिलेवेंट है। क्यों रिलेवेंट है? क्योंकि वो उसके होने या ना होने की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को बताता है कि वो फैक्ट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, फैक्ट एंड इशू एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इसको और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेस गेस्टे, मतलब फैक्ट थिंग्स डन, कोई ऐसी चीज हुई हो जो कि क्या है, फैक्ट एंड इशू को प्रूव करती हो। इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। सबसे पहला इसका केस लॉ है रेटल वर्सेस क्वीन का, और दूसरा है आर वर्सेस रॉस्टर का। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो है रेटल वर्सेस क्वीन का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये 1878 का केस लॉ है। इस केस में क्या हुआ था, एक लेडी रहती है जो कि ऑपरेटर को कॉल करती है। पहले के टाइम में आपको अगर कहीं कॉल लगाना हो तो आपको पहले ऑपरेटर को कॉल लगाना पड़ता था, फिर वो आपका कॉल दूसरी जगह कनेक्ट करता था। तो वो ऑपरेटर को कॉल करती है और कहती है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे तुरंत पुलिस से कनेक्ट कीजिए, मुझे पुलिस को रिपोर्ट करना है, मेरी जान को खतरा है। जब तक जितनी देर में जो ऑपरेटर है वो उसे पुलिस से कनेक्ट करता है उस कॉल को, उतनी देर में कॉल कट हो जाता है। लेकिन ऑपरेटर पुलिस को जानकारी देता है कि इस फला फला नंबर से इस लेडी का मेरे पास फोन आया है कि इसकी जान खतरे में है और ये पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहती है, तो आप जल्दी से पहुंचो। अब पुलिस जब मौका वारदात पे पहुंचती है तो वो औरत की लाश उन्हें जमीन पर पड़ी मिलती है और सामने उसका पति मिलता है जिसके हाथ में एक चाकू होता है, और पति और कोई नहीं और कोई होता ही नहीं घर में, केवल वो दो लोग होते हैं। और पति ये कहता है कि मैंने एक्सीडेंटली गलती से अपनी बीवी को मार दिया। लेकिन यह सिनेरियो क्या बन रहा है? सिनेरियो ये बन रहा है कि औरत ने फोन लगाया कि मेरी जान खतरे में है, ये एक फैक्ट हुआ, ठीक है। पॉइंट कीजिएगा, पहला फैक्ट क्या, औरत ने फोन लगाया कि मेरी जान को खतरा है। पुलिस आई, पुलिस ने क्या देखा, पूरा घर खाली है, केवल घर में औरत मरी पड़ी है, आदमी सामने खड़ा है, उसके हाथ में चाकू है। अब इससे क्या समझ में आता है कि भाई इसी आदमी ने मारा होगा। फैक्ट एंड इशू क्या बन रहा है कि औरत का मर्डर हुआ है।
भले ही वो आदमी ये बात कह रहा है कि एक्सीडेंटली हुआ है, गलती से हुआ है, लेकिन ये बात पुलिस उस वक्त की बात नहीं मानेगी, क्योंकि पुलिस के पास ये ठोस सबूत है क्या, कि उस औरत ने खुद फोन करके हमें ये बात बताई थी, या ऑपरेटर को ये बात बताई, ऑपरेटर ने हमें बताई कि उसकी जान को खतरा है। भले ही उसने ये नहीं बताया किसको खतरा है, लेकिन यहां आके वो बात साफ हो गई कि किससे खतरा था, उसके पति से, क्योंकि पति ने उसको जान से मार दिया है। ठीक, ये था रेटल वर्सेस क्वीन का केस। ये केस अगर आप कहीं इस सेक्शन को पुट इन करें तो ये केस जरूर, कहीं सेक्शन लेके तो केस जरूर उसमें पुट इन कर देना। ठीक, अब हम आ जाते हैं सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 जो है वो कहता है फैक्ट विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। ठीक, ये सेक्शन कहता है कोई ऐसे फैक्ट या कोई ऐसी चीज जो कि कोई कॉज, जो कि किसी कॉज को या कोई इफेक्ट को बताता है, जो कि किसी रिलेवेंट फैक्ट से हुए हो, या किसी रिलेवेंट फैक्ट के होने के बाद हुए हो, या फिर फैक्ट इन इशू के होने के बाद हुए। मतलब कोई ऐसा कॉज या फिर कोई ऐसा इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू जो कि कब हुआ हो, जस्ट आफ्टर द फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू के होने के इमीडिएट या थोड़े देर के बाद अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो कि अराइज होता है, जो कि डायरेक्टली रिलेवेंट है फैक्ट इन इशू से, तो वो इस सेक्शन में आएगा। तो वो क्या हो सकता है, जैसे कि जो हम अभी एग्जांपल ले रहे थे ए और बी के मर्डर का। ए ने बी का मर्डर किया और वहां से भाग गया, बी की लाश छुपा दी और फिर भाग गया। एक हम छोटा सर्कमस्टांस में जोड़ लेते हैं कि ए ने बी का मर्डर किया, बी की लाश छुपाई और भाग गया। तो नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा गलत होगा, ए ने बी का मर्डर किया और भाग गया। ठीक, अब इस बात को मर्डर साबित करने के लिए आपके पास क्या क्या होगा। ये भी तो हो सकता है कि कुछ हाथापाई हुई हो और गलती से बी को लग गया हो, या बी ने सुसाइड कर लिया हो। तो इस चीज को, ये मर्डर है, ये साबित कैसे किया जाएगा भाई। ए अगर बी का मर्डर कर रहा है तो बी ने अपने बचाव में कुछ तो किया होगा, बी कुछ तो करेगा अपने बचाव में, उससे थोड़ा लड़ेगा, हाथापाई करेगा, कुछ फेंक के मारेगा, कुछ करेगा। तो या फिर अपने बचाव में कोई दूसरे तरह का कोई एक्शन लेगा, तो वो एक्शन से जो सर्कमस्टांसेस होंगे, मान लीजिए वो अगर कुछ फेंकता है, कुछ हाथापाई होती है, थोड़ा देर वो लोग जाते हैं, कुछ टूटता है, तो ये चीजें एक सर्कमस्टांस पैदा करती हैं, ये एक फैक्ट बनता है कि यहाँ पे कुछ हुआ था, यहाँ एक्चुअली दो लोगों के बीच झगड़ा हुआ, उनके बीच में हाथापाई हुई, जिसका क्या नतीजा निकला कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जान से मार दिया। तो यहां फैक्ट इन इशू के होने के बाद या होने के पहले कोई ऐसा एक फैक्ट या ऐसा एक कॉज अराइज हो रहा है जो कि फैक्ट इन इशू के होने पर, फैक्ट इन इशू के होने का सबूत देता है, या फैक्ट इन इशू से डायरेक्टली जुड़ा हो, उससे डायरेक्टली रिलेवेंट फैक्ट है। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो फैक्ट डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं था। आप जो इसके पहले वाला सेक्शन था जहां मैंने बताया था कि एक दिन पहले कुछ हुआ है, वो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सेम ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, वो डायरेक्टली रिलेवेंट फैक्ट नहीं था। लेकिन यहां हम डायरेक्टली रिलेवेंट फैक्ट की बात कर रहे हैं, जहां पे जो कि फैक्ट है वो डायरेक्टली फैक्ट इन इशू से रिलेवेंट है। कैसे? ए और बी के बीच में हाथापाई हुई, हाथापाई में सामान टूटा और ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब भाई सामान टूटा हुआ दिख रहा है, इसका ये साफ मतलब निकलता है कि दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, फिर एक ने दूसरे को मार दिया। ऐसा नहीं कि गलती से बी मर गया या बी ने सुसाइड कर लिया। बी ने सुसाइड किया होता तो सामान बिल्कुल व्यवस्थित होता, हाथापाई वो अपने आप से तो हाथापाई करेगा नहीं। अगर ये कोई एक्सीडेंट होता तो इतनी चीजें टूटी नहीं होती। कुछ एक आध जगह का सामान जहां कुछ अगर गलती से गिरा है, कुछ हुआ हो, ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ हो, या गलती से उससे चाकू लग गया हो, ऐसा कुछ होता, चीजें टूटी नहीं होती। लेकिन चीजें टूटी है, ये बात किस चीज का सबूत देती है कि यहाँ हाथापाई हुई है दो लोगों के बीच में, और जिसका अंजाम क्या निकला कि एक ने दूसरे को मार दिया। तो कोई भी ऐसे फैक्ट जो कि किसी ओकेजन पे हुए हो, जो कि किसी कॉज या इफेक्ट ऑफ फैक्ट एंड इशू को दर्शाते हो, मतलब फैक्ट एंड इशू का क्या इफेक्ट हुआ है या उससे क्या कॉज हुआ है जो उसे दर्शाते हो, ऐसी चीजों को हम रिलेवेंट फैक्ट कहेंगे। मतलब क्या? फैक्ट एंड इशू जो है हमारे, जो उसकी होने का पक्का सबूत देते हैं, जो उसे दर्शाते हैं कि एक्चुअली ये चीज यहां हुई है। दो गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट हुआ, उनके चूरा पड़ा है, सब कांच फूटे पड़े हैं, ये चीज क्या दर्शाती है कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो ये डायरेक्टली रिलेवेंट फैक्ट होंगे फैक्ट एंड इशू से। ठीक, ये सेक्शन 7 के अंदर आ जाता है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 8 में, जो कि कहता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ये सेक्शन ये बताता है कि कोई भी फैक्ट रिलेवेंट होगा जो कि किसी फैक्ट एंड इशू के मोटिव, प्रिपरेशन को दर्शाता हो। क्या? कोई भी फैक्ट जो है
वो कब रिलेवेंट होगा, वो ये सेक्शन बताता है। तो कोई फैक्ट कब रिलेवेंट होगा, जब वो किसी दूसरे फैक्ट के मोटिव या प्रिपरेशन को दर्शाता हो। ठीक है, मोटिव या प्रिपरेशन को कैसे दर्शाएगा कोई फैक्ट, मैं एक केस लॉ और एक एग्जांपल के तहत आप लोगों को बताता हूं। सेक्शन 8 का एक बहुत बढ़िया केस लॉ है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आर वर्सेस पाल्मर का, आर वर्सेस PALMER का ये केस है, जिसमें ए और बी, हम यही नाम ले लेते हैं दो लोगों के, कि उसमें नाम एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, दो लोग रहते हैं, ए और बी ने नाम ले लिया है। जो मैंने अभी चीज सेम बताई कि ए ने बी को मारा है, यहाँ सेम वही हुआ है। ए और बी जो रहता है उसने ए से कुछ पैसे उधार लिए रहते हैं, और बी उसको टाइम पीरियड होने के बाद भी वो पैसे नहीं लौटाता, काफी लंबा टाइम हो जाता है, और बी ए के पैसे नहीं लौटाता है, और ए उसे बहुत फोर्स करता है, तो मेरे पैसे दे दे, मुझे काम है, और उसको धमकाने लगता है, लेकिन वो पैसे नहीं देता। फिर एक दिन ए और बी कहीं गए हुए होते हैं, वो एक होटल रूम में होते हैं, और मौका देखते ही बी जो होता है वो ए की हत्या कर देता है। क्या ए और बी अच्छे दोस्त हैं, बी ने ए से पैसे लिए थे, ए बी को बहुत टाइम से परेशान कर रहा है, धमका रहा है, मेरे पैसे दे दे वरना मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा, पुलिस रिपोर्ट कर दूंगा, पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो एक बार ये लोग कहीं बाहर गए हुए थे, तो बी ने अच्छा मौका देख के क्या किया, ए को ही निपटा दिया, ए को मार डाला। ठीक, अब यहां पे मोटिव और प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो वो कैसे बन रही है। बी के पास क्या मोटिव था ए को मारने का, बी के पास ये मोटिव था ए को मारने का कि ए जो है वो उससे बार बार पैसे मांग रहा है और उसे परेशान कर रहा है, और बी के पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं देगा तो वो इसको परेशान करेगा, इसके खिलाफ कंप्लेन कर देगा, आफत खड़ी हो जाएगी। तो बी ने क्या किया, बी ने सोचा अच्छा मौका है, उठा के मार दो। ठीक है, मौका क्या था उसके पास, कि वो लोग दोनों एक कमरे में अकेले हैं, कोई दूसरा जन कमरे में नहीं है, कोई देखेगा, कोई देख भी नहीं पाएगा कि मैंने मारा। ये उसके पास एक अच्छा मौका था। मोटिव क्या था, कि उसने उससे पैसे लिए थे, पैसे वो लौटा नहीं पा रहा था, तो सोचा पैसे लौटा नहीं पा रहा हूं, मार ही देता हूं, झंझट ही खत्म, पैसे मांगेगा ही नहीं। ठीक, इसमें एक चीज और ऐड होती है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे हुई, दोनों रूम में अकेले थे, उसने ये पूरी चीज प्रिपेयर करी कि हम दोनों रूम में अकेले रहेंगे, कोई दूसरा जन रूम में नहीं होगा, तुरंत उसको मारूंगा, मार के भग जाऊंगा। ये पूरा एक प्रिपरेशन में आएगा, उसने पूरा ये सिनेरियो, पूरे सर्कमस्टेंस रचा के हम दोनों एक जगह जाएंगे, वहां एक रूम बुक करेंगे, वहां हम दोनों अकेले होंगे, जब हम अकेले होंगे तब मैं मौका देख के बी को मार दूंगा। उसने कैसे मारा, जहर दे के मारा, ए को जहर दे के मार दूंगा, किसी को पता नहीं पड़ेगा, और वहां से भाग जाऊंगा। ठीक, मोटिव भी था क्या, कि पैसे नहीं लौटाने थे, सर्कमस्टेंस था, प्रिपरेशन पूरी हुई थी। तो उसी के तहत ये जो एक सेक्शन 8 का है, इसका ये पूरा का पूरा सर्कमस्टेंस में बैठ जाता है कि मोटिव भी है, सर्कमस्टेंस भी है, और प्रिपरेशन भी हुई है। ठीक, कौन सा केस, आर वर्सेस पाल्मर का केस। इसके अलावा इस सेक्शन में एक दो एक्सप्लेनेशन दिए हैं, जिसमें से एक्सप्लेनेशन वन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे समझ लें। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट। क्या कहता है, द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट, मतलब इस सेक्शन में जो वर्ड है कंडक्ट, इस सेक्शन में एक वर्ड है कंडक्ट, वो स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं करता, मतलब कोई भी स्टेटमेंट उस कंडक्ट वर्ड में इंक्लूड नहीं की जाएगी। बट इसका एक एक्सेप्शन भी है, अनलेस दो स्टेटमेंट्स अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट अदर देन स्टेटमेंट्स, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू बी अफेक्ट द रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। पहले की दो लाइन सुनिए, द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड एनी स्टेटमेंट unless those statements accompany and explain acts other than statement। मतलब जो ये वर्ड कंडक्ट है, ये अपने आप अंदर किसी वर्ड स्टेटमेंट को या स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं करता। मतलब स्टेटमेंट जो है वो कंडक्ट में नहीं आता है। कब तक नहीं आता है, जब तक वो स्टेटमेंट मेन स्टेटमेंट से अलग ना हो और किसी दूसरे फैक्ट को ना बताता हो। कंडक्ट का मतलब क्या होता है, हरकतें किसी व्यक्ति की। मान लीजिए मैं वकील हूं, मैंने सामने वाले व्यक्ति से पूछा क्या तुमने ऐसा किया है, और उसने अपनी गर्दन झुका ली, उसने हाँ ना नहीं बोला, उसने ना हाँ बोला ना बोला, उसने केवल अपनी गर्दन झुका ली और कुछ नहीं बोल रहा है। इसका क्या मतलब निकलता है, उसने ये किया है। अगर उसने नहीं किया तो साफ मना कर देता, लेकिन उसने हाँ भी नहीं बोला, लेकिन उसकी गर्दन झुकाने से ये चीज समझ में आ रही है कि वो हाँ बोल रहा है या वो शर्मिंदा है,
इससे क्या मतलब निकलता है कि उसने वो चीज करी है। तो यहाँ ये जो कंडक्ट है इसे हम कोई स्टेटमेंट नहीं मानेंगे कि उसने कोई एक स्टेटमेंट दे दिया, उसने ये बात साफ कह दी कि हाँ मैंने किया है। साफ नहीं कही है, लेकिन उसने कंडक्ट दिया है अपनी गर्दन झुका के, सर नीचे करके कि हाँ मैंने किया है। तो कंडक्ट को कंडक्ट के अंदर स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा या कंडक्ट को स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। कब तक? जब तक वो जो कंडक्ट है या उससे होने वाली जो चीज है वो किसी दूसरे स्टेटमेंट को या किसी दूसरे फैक्ट को ना दर्शाती हो। कैसे? मतलब जो स्टेटमेंट है वो जो मेन स्टेटमेंट जो उसने मेन स्टेटमेंट दिया है अपना, जो उसने मेन बयान दिया है, जब उसका वो कंडक्ट उस मेन बयान के अलावा किसी तीसरी चीज या किसी दूसरी चीज को दर्शाए, उसके किसी एक्ट को दर्शाए, तो वो चीज यहां कंडक्ट कहलाती है। ठीक है। इसके अलावा इसका एक्सप्लेनेशन 2 कहता है व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रिलेवेंट एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग विच इफेक्ट सच कंडक्ट इज रिलेवेंट। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने का कोई कंडक्ट है और वो कोर्ट में रिलेवेंट माना गया है और उसके द्वारा अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया है या उसके सामने अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया है और उसने उस पर मना नहीं किया या उसको गलत साबित नहीं किया, तो उस स्टेटमेंट को भी रिलेवेंट माना जाएगा। कैसे? मैंने सामने वाले सवाल किया कि क्या तुमने ये चीज करी है जिसका तुम्हारे ऊपर केस लगा या जिसका तुम्हारे ऊपर मुकदमा चल रहा है? उसने अपनी गर्दन झुका ली, हाँ ना नहीं बोला, केवल अपनी गर्दन झुका ली। मतलब क्या निकला? उसने किया है। अब सामने उसका जो वकील है वो इस बात को किसी तरह से साबित कर देता है कि उसने ये नहीं किया है, तो ये स्टेटमेंट या कोई व्यक्ति ये स्टेटमेंट दे देता है आके, कोई विटनेस ये स्टेटमेंट दे देता है कि इस व्यक्ति ने नहीं किया है, मैं इस बात का गवाह हूं, तो ये चीज क्या है? ये उस कंडक्ट के ऊपर भारी पड़ जाएगी और उस कंडक्ट को गलत साबित कर देगी, क्योंकि उस व्यक्ति ने साफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था कि मैंने किया है कि नहीं किया, उसने केवल अपनी गर्दन झुका ली थी। लेकिन सामने से क्लियर स्टेटमेंट आया है जो इस बात को साबित करता है कि इसने ऐसा नहीं किया है, तो वहां वो कंडक्ट जो सेट है वो सेट असाइड हो जाएगा और वो स्टेटमेंट उस पर भारी पड़ जाएगा क्या कि उस व्यक्ति ने नहीं किया है। तो ऐसे किसी केस में जो ऐसा कंडक्ट ऐसा कोई स्टेटमेंट जो कि कंडक्ट को ओवररूल करता हो, उस स्टेटमेंट को क्या माना जाएगा? रिलेवेंट माना जाएगा। या फिर कोई दूसरा स्टेटमेंट जो कि पहले वाले या फिर कोई दूसरा कंडक्ट जो कि पहले वाले कंडक्ट को ओवररूल कर रहा हो, ऐसे कंडक्ट को भी क्या माना जाएगा? रिलेवेंट कंडक्ट माना जाएगा या रिलेवेंट स्टेटमेंट माना जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। आज की वीडियो हमने सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 8 तक के पूरे कॉन्सेप्ट को कवर किया है। इसके आगे वाले जितने भी सेक्शंस हैं और जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी चीजें हैं, वो हम आगे के सेक्शंस में आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। और अगर आपने हमारी बाकी की वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।